पीपल ऑफ इंडिया। कल हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स में अरेस्ट ऑफ लॉ के स्कोप को पढ़ा, पर्पज को पढ़ा और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि व्हाट इज द सोल मोटो ऑफ द लेजिस्लेशन लॉ ऑफ अरेस्ट अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए सीधा प्रोविजन में चलते हैं। आज इसी का टर्म था। कल हमने कुछ डेफिनेशन देखी थी जो इससे जुड़े टर्म थे, लाइक लोकल जुडिक्शन देखा था हमने और साथ में देखा था हमने बेलेबल ऑफेंस। और अब सीधा हम सीधा प्रोविजंस पे आते हैं जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 35 जिस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ रहे हैं, अरेस्ट का पहला टर्म यूज किया है। क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात पढ़ चुके हैं कि अरेस्ट दो प्रकार से होता है, एक अरेस्ट विदाउट वारंट, एक अरेस्ट विद वारंट। तो पहला जो सबसे बड़ा लेजिस्लेशन है चैप्टर 5 का पहला ही सेक्शन 35 ये कि अरेस्ट व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, यही इसकी प्रोविजनल टर्म है इस सेंस में, राइट। सो आज हम प्रोविजन पे बेस पूरा लेक्चर को कवर करेंगे और एक एक टर्म का मतलब समझेंगे। क्योंकि ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म का पहला मोशन है और इससे इंपॉर्टेंस किसकी इतनी ज़्यादा है कि कोई एग्जाम हो जो इस सेक्शन से क्वेश्चन ना उठाए, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, किसी न किसी रूप में इससे क्वेश्चन पूछता है। और चूंकि अरेस्ट पहला प्रोसीजर होता है लॉ को मोशन में लाने का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इसको ठीक से ऑब्जर्व करें, नॉट बेस्ड ऑन द रेक्टिफिकेशन रूट लर्निंग, ऑन द बेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑलरेडी मेरा कोटेशन होता है कि लॉ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप इसको रट नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट का रिलेशन किसी और कॉन्सेप्ट से जुड़ा होता है जब हम स्पेशली प्रोसीजर लॉ की बात करते हैं, राइट। अगर आप प्रोसीजर लॉ पढ़ रहे हैं तो आप कहिए कि एक चैप्टर को हम एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट में समअप करते हैं, तो ये कभी हो ही नहीं सकता है। इसके इतने सारे हैंड्स होते हैं, इतने सारे लिंक्स होते हैं, इतने सारे रूट्स होती हैं कि कई सारे चैप्टर को मिलाकर एक ये प्रोसीजर तैयार करता है। किसी मामले में जब आप सीआरपीसी के थ्रू, हम लोग बीएनएसएस के थ्रू गुजरते रहेंगे तो पता चलती रहेगी बात। तो पहले हम सेक्शन को बेयरली रीड करते हैं और क्लियर करते हैं कि सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि सीआरपीसी में 41 बात करता था, काफ़ी अपडेट हुआ है लेजिस्लेशन न्यू में। जो ABCD में चीज़ें सीआरपीसी में आप पढ़ते थे 41, 41A वगैरह सब अब एक सेक्शन में समअप कर दिया गया और ज़रूरत भी थी। क्योंकि वो जो ABCD आए हुए थे पुराने लॉज में, वो किसी न किसी जजमेंट की रूलिंग का ही अमेंडमेंट करके किया गया था। अब चूंकि पुराना एक्ट ही रिपील कर दिया गया है, हमारे सामने नया एक्ट है, तो अब ABCD कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। वो मूल सेक्शंस के ही कॉन्सेप्ट में चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और हम पढ़ते समय इस चीज़ को आपको हिंट भी देंगे कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ पहले थी और अब कहाँ पे आ गई हैं। लेट्स सी सेक्शन 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023। हेड है इसका कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ये हम काफ़ी समय सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं। जब हमने 173 पढ़ा चैप्टर 13 का FIR कॉन्सेप्ट में, तब भी हमने चर्चा किया कि अरेस्ट विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। अब वो समय आ गया है समझने का कि टर्म यूज किया 35 में अथॉरिटी का, कौन है? पुलिस। पुलिस करेगी, मे वर्ड यूज हुआ है और अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। में इसका मतलब है कोई ज़रूरी नहीं कि हर मामले में अरेस्ट के बिना गिरफ्तारी हो जाए, इसलिए मे टर्म यूज किया है, सैल वर्ड नहीं यूज किया है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग पहली क्लास देखते हैं सेक्शन 35 का। एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। पहला ही क्लॉज ये बात रख दिया, दो चीज यहां पर रख दिया, एक तो विदाउट ऑर्डर और दूसरा विदाउट वारंट। यहीं पे दो चीजें निकल के आ गई, ऑर्डर आ गया, दूसरा क्या आ गया? वारंट आ गया। इन दोनों के बिना पहली कंडीशन हो गई कि बिना ऑर्डर, बिना वारंट के बिना भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, एनी पर्सन। अब वारंट क्या होता है? कल हमने आपको बताया था कि वारंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो सेक्शन 73 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताया गया है
कि इसका काम क्या है, ठीक है, वो कल मैं डिस्कस कर चुका हूँ वारंट क्या होता है। और ऑर्डर भी जुडिशियल ऑर्डर की बात कर रहा है, चूँकि वर्ड क्या यूज किया हुआ, ये मजिस्ट्रेट वर्ड यूज किया है, ठीक है। मजिस्ट्रेट का ऑर्डर पे वो किसी गिरफ्तार कर सकता है, ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट, यानी कि बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बिना किसी मजिस्ट्रेट के वारंट के ये पुलिस ऑफिसर जिसको ऑथराइज किया गया है ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, बी में क्या कह रहे हैं कि हु कमिट्स, किसको गिरफ्तार करेंगे। अब तो यहाँ हो गया गिरफ्तार कर सकेंगे। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि हुम, किसे गिरफ्तार करेंगे। सब्जेक्ट मैटर हो गया ना भाई, गिरफ्तारी की बात एकदम फुल पावर दे दिया गया पुलिस ऑफिसर्स को। भाई आपको ना तो मजिस्ट्रेट रोकेगा, ना कोई ऑर्डर, ना उसका वारंट को आपको वेट नहीं करना है, जस्ट अरेस्ट कर लेना है। अच्छा भैया किस में अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि अरेस्ट विद वारंट जहाँ पे अनिवार्य हो जाता है, 174 हमने पढ़ा नॉन कॉग्निजेबल केसेस में, कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के या बिना किसी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के किसी व्यक्ति को नॉन कॉग्निजेबल केस में अरेस्ट नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे हमने पहले क्लॉज में पढ़ लिया कि भाई पुलिस बिना ऑर्डर और बिना किसी वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। अब अगला क्वेश्चन आता है भैया किस कंडीशन में गिरफ्तार कर सकती है उस व्यक्ति को, तो उसी के बारे में सब क्लास 1 का सब क्लॉज ए कह रहा है। ए क्या कह रहा है, हु कमिट्स इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। यस, इसको हम 174 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि 173 में पढ़ते चले आ रहे हैं, 173 में कॉग्निजेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल केस में रिपोर्टिंग कैसे होगी ये पढ़ी, और साथ में ये भी पढ़ा मजिस्ट्रेट ऑथराइज होता है अरेस्ट करने का। अब उसी की झलक कहाँ दिख रही है हमें, 35 के सब क्लास 1 के सब क्लास बी में। बी में क्या कह रहा है कि भाई कोई पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, बस वो व्यक्ति उस पुलिस ऑफिसर की उपस्थिति में क्या करे, कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, कमिट माने कारित करता है उस ऑफेंस को। किस ऑफेंस को, कॉग्निजेबल ऑफेंस के। किसके सामने करता है, पुलिस ऑफिसर के सामने करता है, प्रेजेंस में। पहली शर्त है कि बिना वारंट बिना ऑर्डर को पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगी यदि वो व्यक्ति पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध कारित करता है। ये पहली शर्त हो गई। अब संज्ञेय अपराध क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे बी में क्या कह रहे हैं कि अगेंस्ट हुम अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज बीन मेड और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, अ रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट। अब इस फुल को हमने आपको पहले कहा था कि हमें बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए, पढ़ते तो सब हैं, जो बेहतर तरीके से बेयर एक्ट की टर्मिनोलॉजी को डिकोड कर ले वही बेस्ट रीडर माना जाता है बेयर एक्ट का। क्योंकि जब हम एक एक टर्म्स को एक एक फ्रेज को डिकोड करते हैं, क्योंकि वो लेजिस्लेटर के शब्द हैं, कोई टेक्स्ट बुक का शब्द नहीं है, कितने डिबेट्स और डिस्कशन के बाद रिकमेंडेशन के बाद इनकी लेजिस्लेशन होती है, तो एक शब्द के कई मतलब हो सकते हैं, नैरो मतलब हो सकता है, ये समझना हमारा काम होता है, ठीक है। तो इस बी क्लॉज को हम दो फोल्ड में तोड़ रहे हैं। एक फोल्ड यहाँ तक है जो सिर्फ ये सूचना दे रहा है, पहले में तो दे दिया कि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित करता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी, किसी भी ऑर्डर किसी वारंट का वेट नहीं करेगी, किसी भी वारंट या किसी ऑर्डर का वेट नहीं करेगी। क्लियर। सेकंड में कह रहा है कि उसे अरेस्ट करेगी अगेंस्ट होम, जिसके खिलाफ क्या हुआ है, रीजनेबल कंप्लेंट में बनाई गई है, हैज बीन मेड। रीजनेबल मतलब युक्ति कोई परिवाद उसके खिलाफ है, कोई सूचना दी गई है, चाहे वो कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के यहाँ दिया गया हो, चाहे वो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को दिया गया हो 173 के तहत। रीजनेबल मतलब युक्ति हो। युक्ति के संबंध आप किससे जोड़ सकते हो, अगर हम इस सेक्शन को पढ़ रहे हैं, आप वो जो कंप्लेंट की सूचना होगी, युक्ति मतलब ये है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के एलिमेंट्स को फुलफिल करता होगा, तभी हम उसको अरेस्ट करेंगे। क्लियर। इसका मतलब यह है कि इस सेक्शन के अंदर कोई ऑफेंस में अरेस्ट की बात कर रहे हैं तो एक दिमाग अपने बात में एकदम फिट कर लीजिए
कि उसकी पहली एलिमेंट है कि उसका नेचर क्या होना चाहिए, कॉग्निजेबल का ही होना चाहिए। एकदम इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। पुलिस ऑफिसर को सेकेंड क्लॉज में, फर्स्ट क्लॉज के बी में कह रहा है कि आप ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर सकते हैं जिसके खिलाफ रीजनेबल कंप्लेंट दी गई हो। रीजनेबल का संदर्भ किससे हो गया कि वो क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई वो जो सूचना दी गई है, जो कंप्लेंट की गई है, वो किससे जुड़ी हुई है, कंप्लेंट से जुड़ी हुई है। तब आप उसको अरेस्ट करेंगे विदा वारंट के। अरेस्ट आप किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। हम अंतर क्या पैदा कर रहे हैं कि जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को बिना वारंट या बिना ऑर्डर के गिरफ्तार करता है, ये कंडीशन पढ़ना, इसको दिमाग में बिठा के ही पढ़ना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ना तो दोनों को मिलाना खिचड़ी की तरह, एकदम अलग रखना है। क्योंकि विदाउट वारंट, विद वारंट, दो ही कॉन्सेप्ट पूरे प्रोसीजर में चलता है। इस दोनों को हमने समझ लिया तो दोनों प्रोसीडिंग इससे जुड़ी हुई अम्ब्रेला जो हमने खड़ा किया हुआ है चैप्टर 13 से, वो अम्ब्रेला मेंटेन रहेगा। अगर वो अम्ब्रेला आपने मेंटेन कर लिया तो सब कुछ मेंटेन रहेगा। क्लियर? चलिए, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया कि कोई रीजनेबल कंप्लेंट है, फर्स्ट एलिमेंट हो गया। दूसरा, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड, पुलिस ऑफिसर को कोई विश्वसनीय क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त हुई है। या तो कोई रीजनेबल कंप्लेंट उस व्यक्ति के खिलाफ है जो किससे जुड़ी हुई हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस से जुड़ी हुई, या तो कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कोई विश्वसनीय सूचना, यानी कुछ सूचना पे विश्वास हो कि हाँ भैया कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस या संज्ञेय अपराध हुआ है, तब वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। दो बात हो गई यहाँ पे, ठीक है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की बात हो गई। तीसरी बात कर रहा है, तीनों जगह और यूज हुआ है, आप देख रहे हैं, और रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो, ये तीसरी एलिमेंट हो गई। रीजनेबल सस्पिशन यानी कि युक्ति, सस्पिशन मतलब संदेह हो, शंका हो। ये संदेह शंका करने का अधिकार किसको दिया गया है, पुलिस ऑफिसर को दिया गया है। पुलिस ऑफिसर को अगर इस बात का संदेह है कि हाँ भाई किसी व्यक्ति के खिलाफ, चूंकि जो अगेंस्ट हुम है ना, ये क्या है, एनी पर्सन है। पहली बात तो इस बी वाली क्लॉज में अगेंस्ट हुम मतलब एनी पर्सन, जिनके खिलाफ, यहीं से बी क्लॉज की शुरुआत होती है कि कोई भी सूचना किसी व्यक्ति के खिलाफ दी गई है। हमने तीन प्रकार की कंडीशन पढ़ी बी क्लॉज में कि वो रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए, वो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हैज बीन रिसीव्ड हो, और तीसरा क्या पढ़ा, रीजनेबल सस्पिशन हो, कोई युक्ति संदेह हो कि कोई कॉग्निजेबल केस या कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। तो बी में तीन और तरीके बताए गए। पहले में तो बता दिया गया कि भाई उसके प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। उसके अलावा बी क्लॉज में बता रहा है कि कोई रीजनेबल कंप्लेंट रिसीव हुई हो, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता हो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का। बहुत ही क्लियर और क्लिस्टर है, एकदम कहानी की तरह। एक पुलिस ऑफिसर व्यक्ति है, वो उनको किन किन स्थितियों में अरेस्ट करना है बिना वारंट, बिना ऑर्डर की, ये बात क्लियरली 35 का सब क्लास 1 का ए और बी ये बात कर रहा है। और अब दूसरे फोल्ड में आते हैं। एक फोल्ड तो हो गया, कंडीशन बता दिया, और फिर कह रहा है कि दैट ही हैज कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely। पहले फोल्ड में ये तीन तरीके बताए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की, कि उसके खिलाफ कोई रीजनेबल सूचना मिली हो, कंप्लेंट हुई हो, कोई हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन हो, या हमारे पास कोई रीजनेबल सस्पिशन हो। और ये तीनों चीजें किस मामले में हो सकती हैं, पहली बात तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में, हमने ऑलरेडी आपको बताया, जो कितने से कम सजा उसकी हो, लेस देन 7 ईयर्स और विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स, जो 7 साल से 7 ईयर से कम भी हो सकती है और 7 ईयर से ज्यादा भी हो सकती है, विद फाइन हो सकती है, विदाउट फाइन हो सकती है। अभी जो सेकेंड फेज है बी क्लॉज में, इसकी कंडीशन क्या कौन क्लियर कर रहा है, शेड्यूल फर्स्ट क्लियर कर रही है। इन सारी शर्तों को कौन क्लियर करेगा, फर्स्ट। शेड्यूल फर्स्ट में
7 ईयर्स का यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया कि वो 7 साल से लेस हो सकता है या एक्सटेंड हो सकता है, दोनों बात कर दिया है। क्योंकि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि 7 साल से कुछ कम के भी सजा वाले ऑफेंस कॉग्निजेबल होते हैं, इसलिए यहाँ पे लेस और एक्सटेंड की दोनों बात कर दिया। और 7 साल के ऊपर तक में तो डेथ कैपिटल तक पनिशमेंट आ जाती है, उसके तो कोई शंका ही नहीं है। तो अब ये चीज़ें कन्फर्म कहाँ से होंगी? शेड्यूल फर्स्ट से, कि जो भी ये तीनों प्रकार की सूचनाएं किसी न किसी रूप में मिल रही हैं या पुलिस ऑफिसर को युक्त संदेह करने की वजह है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है जिसकी सजा या तो 7 साल से कम है या 7 साल से अधिक है, विद फाइन भी हो सकता है, विदाउट फाइन भी हो सकता है, ऐसे मामलों में वो व्यक्ति किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा। उसके साथ एक शर्त जोड़ दिया, तीसरी बात कर रहा है बी क्लॉज में, इफ फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, नीचे इन शर्तों के अनुसार ही ऊपर की सारी बातों में अप्लाई करेगा एक पुलिस ऑफिसर। अब नीचे शर्त क्या है ये जानना आवश्यक है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या है? 2 शर्तें कुल मिला के यहां पे रख रहा है। द पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव का फ्रेज आ गया। रीजन टू बिलीव का फ्रेज मैंने एंटीसिपेटरी बेल एग्रीन जमानत में आपको बताई थी कि रीजन टू बिलीव जो है ये टोटल एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है किसी व्यक्ति की डिस्क्रिशन पावर विद सम स्पेसिफिकेशन, चाहे वो कोर्ट हो चाहे वो पुलिस अथॉरिटी हो। तो यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी को ये रीजन टू बिलीव फ्रेज यूज किया गया है कि उसके पास ये विश्वास करने का कारण हो, कारण होना चाहिए, हवा में नहीं हमने बिलीव कर लिया तब तो मिसयूज ऑफ लॉ हो सकता है, ठीक है ना। कारण भी होना चाहिए कि आपके पास क्या कारण थी इस बात का विश्वास करने का कि फला सूचना कॉग्निजेबल है या हमें संदेह है या कंप्लेंट के रूप में प्राप्ति हुई है कि हमें उस व्यक्ति को अरेस्ट करना है। तो कह रहे हैं कि पहला रीजन क्या बताया कि रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट्स, इंफॉर्मेशन और सस्पिशन, तीनों टर्म जो हमने आपके सामने यूज वहां पे बी क्लॉज में किया गया था, उन सब को कह रहा है कि दैट सच पर्सन हैज कमिटेड द सेड ऑफेंस। इसका मतलब कि बी क्लॉज में जितनी बातें उसने अरेस्ट करने किसी व्यक्ति के लिए कही उसमें शर्त भी रख दिया एक्ट ने शर्त क्या रखा कि भाई आपके पास इन तीनों चीजों का, फर्स्ट, सेकंड और कंप्लेंट, थर्ड, फर्स्ट, ये तीनों एलिमेंट्स के लिए आपके पास एक रीजन टू बिलीव होना चाहिए। मतलब कि आपको ये विश्वास इस बात का हो या कारण हो कि ऐसी तीनों चीजें इस संदर्भ में हुई है किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अनिवार्य है। क्लियर? बहुत कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं कर रहा है, सिर्फ इतनी बात कर रहा है कि ये तीनों बातें में आपको पूर्ण विश्वास हो, कारण के सहित विश्वास हो कि उस व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है, कमिटेड द सेड ऑफेंस। सेड ऑफेंस का मतलब क्या है? जो ऊपर मैंने बात की कॉग्निजेबल ऑफेंस। क्योंकि जब भी 35 सेक्शन में गिरफ्तारी की बात होगी तो याद रखिएगा वो संज्ञेय अपराध के ही गिरफ्तारी की बात करेगा, ना कि असंज्ञेय। क्योंकि असंज्ञेय में उसको गिरफ्तार करना है तो उसको विदाउट वारंट ऑथराइजेशन नहीं मिला हुआ है। जब तक उसके पास मजिस्ट्रेट का ऑर्डर या वारंट नहीं है वो नॉन कॉग्निजेबल केस में ही वो इनके साथ अरेस्ट कर सकता है, कॉग्निजेबल में नहीं कर सकता है। कॉग्निजेबल एक ऐसा ऑफेंस है जो कोर्ट के इंटरफेयर को नहीं मानता है। पुलिस ऑफिसर के पास ये रीजन टू बिलीव हो जाए कि कोई कंप्लेंट, कोई इंफॉर्मेशन, कोई सस्पिशन है कि किसी व्यक्ति ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो वो व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। क्लियर? सेकेंड क्या हो गया? द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अब चूंकि इतना एबीसीडी बनाया है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। एग्जाम पहले यहाँ पे हमको टर्म को समझना है, इनके कंटेंट को समझना है, फिर एबीसीडी का पॉइंट ऑफ व्यू बाद में आएगा। पहले हमें इसके कंटेंट पता होना चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन में कोई जरूरी नहीं कोई सेक्शन स्पेसिफिक लिखवाता है, आपको उस सेक्शन की ऑब्लिगेशन पहले पता होना चाहिए क्या क्या लिखना है। और हम पढ़ रहे हैं कि किन किन परिस्थितियों में, जहां तक भी पहुंचे हैं, किन किन परिस्थितियों में एक पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है, उसकी कंडीशन दे रहा है। बी क्लॉज की कंडीशन हम पढ़ रहे हैं। बी क्लॉज कंडीशन नंबर फर्स्ट पढ़ी, सेकंड में को बता रहा है कि सेकंड में और कर दिया
कि पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। अब ये दूसरा जो क्लॉज है कंडीशन का, उसमें भी एबीसीडी की जरा पता है, क्योंकि दूसरा क्लॉज बता रहा है किन कंडीशंस में वो संतुष्ट होगा। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी, किस चीज के लिए नेसेसरी है ये बता रहा है कि जो अरेस्ट कर रहा है वो क्या चीज उससे हो जाएगी, क्या प्रिवेंट होगी, ये कारण को बता रहा है। कारण क्या है कि टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंसेस। अब ये चीज क्लियर हो गया कि ये कौन से लॉ की बात कर रहा है, प्रिवेंटिव एक्शन की बात कौन कर रहा है, सब क्लॉज 1 का क्लॉज बी का कंडीशनल क्लॉज सेकेंड का ए, जो बात कर रहा है सीधा प्रिवेंटिव एक्शन की। यानी कि किसी व्यक्ति को तभी अरेस्ट किया जा सकता है जब पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड इस बात से हो जाए कि उस व्यक्ति को हम कोई फर्दर ऑफेंस करने से रोक रहे हैं। यानी कि अभी कोई ऑफेंस हुआ ही नहीं है, कोई अपराध हुआ ही नहीं है, जो भी उसको कंप्लेंट मिली है, जो भी उसको सूचना मिली है या जो उसको संदेह है इस बात का है कि कोई ऑफेंस होने वाला है, कोई अपराध होने वाला है। अब अगर होने वाला है इसका मतलब वो फ्यूचरिस्टिक बेस्ड है। इस कंडीशन को क्रिमिनल लॉ में प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस कहा जाता है। प्रिवेंटिव एक्शन मतलब कि फर्दर कोई क्राइम कमिट ना हो, इससे किसी व्यक्ति को अरेस्ट आप कर लीजिए। जैसे कहीं दंगा होने वाला हो और आपको पहले सूचना मिल जाए कि एक जगह पे भैया मोर देन 5 पर्सन इकट्ठा हो रहे हैं विद द डेडली वेपन, और वहां पे पूरी तरह है कि 2 पक्षों में क्लैश होने की आवश्यकता है या जरूरत पड़ सकती है। ये सूचना के रूप में मिल सकती है, कंप्लेन के रूप में पुलिस ऑफिसर को मिल सकता है, या पुलिस को खुद ही संदेह इस बात का हो कि फला जगह पे फला घटना हो सकती है। तो पुलिस क्या करेगी, अगर उसको सूचना मिल गई है तो वो उस जगह पे जाके जो व्यक्ति पहले मिलेंगे उनको क्या करेगी, वो अरेस्ट कर लेगी ताकि कोई बाद में घटना ना घटे। ये सेम इसी सेंस की बात कर रहा है जो मैंने अभी आपसे किया है। प्रिवेंटिव एक्शन पुलिस है कि हम भाई कोई घटना होने ही नहीं देंगे, उसके पहले ही मैं आपको कन्फाइन कर दूंगा, जिसको हमने डिटेंशन, क्योंकि अरेस्ट एंड डिटेंशन 2 टर्म्स हम साथ में लेके चले हैं। अभी हम अरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, अरेस्ट के बाद ही कॉन्सेप्ट आता है। अरेस्ट एक अलग प्रोसीजर, डिटेंशन अलग है। तो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर देना, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। बात करेंगे हम उस चीज की नेक्स्ट क्लासेस में। अभी अरेस्ट है तो वो व्यक्ति किसी को प्रिवेंटिव एक्शन मामले में अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। बी क्या कह रहा है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि किसी को अरेस्ट करने का, क्योंकि हमने ऑलरेडी आपको बताया था कि अरेस्ट का जो पहला एलिमेंट होता है, पहला पर्पज होता है, वो होता है फेयर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस कमिटेड बाय द पर्सन। ठीक है। तो एक तो हो गया कि किसी फर्दर ऑफेंस को रोकने के लिए, प्रिवेंटिव एक्शन लेने के लिए किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा क्या है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंस। जो ऑफेंस होने वाला है या जो ऑफेंस हो गया है, दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है। इन्वेस्टिगेशन मतलब पूछताछ करेगी, भैया कि जो ऑफेंस होने वाला है बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, किस प्रकार के आप लोग कॉन्स्पिरेसी किए हो, कितने लोग इसमें शामिल हो, क्या ऑफेंस करने वाले हो, कॉग्निजेबल है कि कॉग्निजेबल है। इस तरह के प्रश्न जो है पुलिस ऑफिसर पूछती है, क्योंकि पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है पब्लिक ऑर्डर को बनाए रखना, शांति व्यवस्था समाज में कायम रखना, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस। ये काम होती है पुलिसिंग व्यवस्था की, जो स्टेट की एक एजेंसी है जिसका काम है सोसाइटी में पीस, ट्रैंक्विलिटी और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रखना। और इसी मेंटेनेंस के चक्कर में ही ये सारे प्रोविजन हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। क्योंकि ऐसे प्रोविजंस नहीं होंगे, डेफिनेट सी बात है, समाज में शांति नहीं रहेगी और लोग क्राइम करने से पहले झिझकेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि हमें लगाम लगाने वाला कोई नहीं है। तो 35 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लगाम लगाता है ऐसे ऑफेंडर्स पे जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्राइम करने के लिए या तो ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं या किसी प्रोवोकेशन में आके करते हैं या किसी लालच बस करते हैं। क्राइम का मोटिव अलग अलग हो सकता है, दैट्स अ मैटर ऑफ सब्सटेंटिव लॉ। ठीक है ना, उसमें कोई इशू नहीं है। तीसरा क्या है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम काजिंग द एविडेंस ऑफ द ऑफेंसेस
टू डिसअपियर और टेम्परिंग विद द सच एविडेंस इन एनी मैनर। तो इन तीनों बातों को देख के लग गया ए बी सी में अगर तीन कंडीशन को हम पढ़े तो तीनों मामलों में ऑफेंस हो चुका है, और यहाँ पे प्रिवेंशन की बात कर रहा है कि कोई पहले में कहा एक ऑफेंस हुआ है, अगर इसको अरेस्ट नहीं करेंगे हो सकता है कोई अगला ऑफेंस ना कर दे। दूसरे में कह रहा है कि भाई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन अरेस्ट का पर्पज हो गया करने का, यानी कि एक अरेस्ट में कितने पर्पज हैं ये बता रहा है। एक तो अगला ऑफेंस नहीं होने देंगे, एक तो तुम करके ही आए हो अब अगला नहीं हो देंगे, प्रिवेंटिव एक्शन हो गया। दूसरा हो गया कि अरेस्ट करने के बाद तुमसे पूछताछ भी करेंगे, चलो भाई ठीक है पूछताछ कर लेना, बिल्कुल सही बात है, तुमने एक और ऑफेंस किया है तो पूछताछ करेंगे कि ऑफेंस वेपन यूज किया, मोटिव क्या था, क्यों किया, ठीक है, यही सब इन्वेस्टिगेशन पूछा जाता है। और दूसरा क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, प्रिवेंट सच पर्सन फॉर कॉजिंग द एविडेंस। अक्सर आप लोग बेल में बात सुनते हैं कि माय लॉर्ड, योर ऑनर, हुजूर आप इस व्यक्ति को मत छोड़िए, प्रोसिक्यूशन का वकील कहता है, तो कि ये निकलेंगे बाहर तो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं, ये एविडेंसेस और विटनेसेस को गायब कर देंगे, छेड़छाड़ करेंगे, टेम्परिंग करेंगे। इस तरह की आप समान शब्दावली जब भी कभी बेल एप्लीकेशन टाइप होती है तो ये चीज़ डाला जाता है प्रोसिक्यूशन के तहत। डिफेंस इसके अगेंस्ट बोलेगा कि नहीं साहब हम गारंटी लेते हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, जब ये बुलाएंगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे किसी भी एविडेंस के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ना तो विटनेस को धमकाएंगे। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या पूरा हो रहा है अरेस्ट होने के बाद, कि किसी व्यक्ति को इस बात से भी रोका जा सकता है किसी की एविडेंस में वो छेड़छाड़ ना करे ऑफेंस के जो हुआ है, या उसे गायब ना करे, या टेम्परिंग ना करे एविडेंस के साथ किसी मैटर में। तो क्लियरली सी तक पढ़ने के बाद ये बात हमें समझ में आ गई कि भाई अरेस्ट होने का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या क्या है, ठीक है ना। कंडीशन बता रहा है कि वो 27 हो जाता है तो ये कंडीशन होती है। कंडीशन हमने आपको एक एक करके बता दिया कि पहली कंडीशन है कि अरेस्ट करने के बाद उसकी जो शर्त होती है कि कोई दूसरा ऑफेंस ना हो, इन्वेस्टिगेशन पर्पस पूरा हो जाए, और उस व्यक्ति को जो ऑफेंस हुआ है उस ऑफेंस में किसी प्रकार के साक्ष्यों के साथ, गवाहों के साथ छेड़छाड़ ना हो, उसको गायब ना कर दिया जाए, इसलिए भी व्यक्ति का अरेस्ट किया जा सकता है। ये हमारा बात कौन कर रहा है, ये तीसरी क्लास बात कर रही है सेकेंड का, कि पुलिस ऑफिसर सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ भाई अरेस्ट इज नेसेसरी। किस चीज के लिए नेसेसरी है, इन तीन चीजों के लिए नेसेसरी है। तीनों चीजों को हमने एकदम क्लियर कर दिया है, बहुत ज्यादा इसमें एम्बिगिटी नहीं है कि बहुत ज्यादा इसमें कॉन्सेप्ट है, बहुत क्लियर बात है। ये तीन चीजें कौन कौन सी हैं, कि हमको भविष्य में कोई ऑफेंस नहीं होने देना है, अगला ऑफेंस नहीं होने देना है, इन्वेस्टिगेशन पर्पस से इसको अरेस्ट करना है, और तीसरा क्या है, ताकि ये एविडेंस और विटनेस के साथ छेड़छाड़ न कर सके इसलिए अरेस्ट करना है। क्लियर। फिर से रिपीट करते हैं कि पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट तब नेसेसरी समझ जाता है जब वो संतुष्ट इस बात से हो जाए कि कोई व्यक्ति अगला ऑफेंस कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन हमको उसको बुलाना है, वो भाग ना सके, और दूसरी बात क्या कह रहा है कि वो किसी भी एविडेंस में कोई छेड़छाड़ ना कर सके। क्लियर हो गया। इसको हम नोट्स भी बना सकते हैं, जो हमने पॉइंट आउट किया है आप उसको नोट डाउन भी करके आप सिनॉप्सिस भी बना सकते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ द इजी मेमोराइजेशन। आसानी से ये बात याद रहे आपको, इसलिए आप इस चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कह रहा है अगला चीज। अभी इसके टोटल ई तक है एलिमेंट, कि जब पुलिस ऑफिसर अरेस्ट हो रहा है, तो हम 3 तो पढ़ के आ गए पीछे में, अब हम डी, ई और 2 और पढ़ेंगे, तो टोटल 3 2 कितने हो जाएंगे, 5 एलिमेंट हैं जब पुलिस ऑफिसर नेसेसरी समझता है। अरेस्ट नेसेसरी, इस टर्म को इसे आप याद करिए। अरेस्ट नेसेसरी कब हो गया, 3 हमने पढ़ लिया पीछे, 2 इस स्लाइड में है। डी क्या कह रहा है कि टू प्रिवेंट such person from making any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case as to dissuade him from disclosing such facts the court to the police officer। चौथे में बात कर रहा है कि वो व्यक्ति को इसलिए भी अरेस्ट किया जा सकता है, प्रिवेंटिव सारे एक्शन हैं, कि वो व्यक्ति कोई इंड्यूसमेंट, थ्रेट, प्रॉमिस किसी व्यक्ति को ना दे सके जो व्यक्ति अक्यूंटेड ऑफ द फैक्ट्स है उस केस में जहां पे वो घटना घटी है। कभी कोई ये पूछता है कि किस मामले में
प्रिवेंटिव एक्शन के मामले में पूछता है कि वो विटनेस के साथ क्या कर सकता है जो उस फैक्ट से जुड़ा है जो क्राइम की चार्जेस उसके अगेंस्ट है। वो उसको इंडिसमेंट कर सकता है, थ्रेट कर सकता है और प्रॉमिस कर सकता है कि भाई तुम इस फैक्ट से जुड़े हो और तुम्हें हम ये लालच देते हैं कि तुम इस तरह के फैक्ट का डिस्क्लोज मत करना किसी कोर्ट में या पुलिस ऑफिसर को। धमकी देता ना, आप मूवीज उसी नहीं देखते हो, अगर तुमने बात ये पुलिस या कोर्ट को बताई तो ये बात ठीक नहीं होगी, या तो लालच देगा, यानी कुल मिला के उसको उस अक्यूंटेड फैक्ट से, ये वर्ड यूज है ना अक्यूंटेड फैक्ट्स, अक्यूंटेड फैक्ट्स ऑफ द क्राइम से कोई भी बात डिस्क्लोज करने से मना करेगा, या तो डराएगा या तो धमकाएगा या तो लालच देगा, यही काम करेगा। ठीक है ना, इसीलिए पुलिस कह रहा है हम तुमको अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि तुम अगर बाहर रहोगे तो कॉमन सी बात है तुम्हारे खिलाफ क्राइम दर्ज हो चुका है और तुम क्या करोगे, अपने क्राइम में जुड़े हुए फैक्ट्स जितने लोग हैं, एनी पर्सन वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एनी पर्सन को आप इतनी चीजें कर सकते हो, इसलिए तुम्हारा जेल में रहना आवश्यक है जब तक कि हम लोग पूरे फैक्ट्स की इन्वेस्टिगेशन और विटनेसेस की लिस्टिंग ना कर लें, ताकि तुम उनको डरा धमका ना सको, हम उनके स्टेटमेंट ले लें, फिर तुम जो करना है करना। ये डी में बात कर दिया। ई में क्या कह रहा है, एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड, जब तक कि वो व्यक्ति गिरफ्तार हो जाता है, हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी इंश्योर्ड एंड द पुलिस ऑफिसर शैल वर्ड आया है पहली बार इस सेक्शन में अभी तक, रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीजन इन राइटिंग। अब क्या कह दिया कि भाई चार कंडीशन तो हमने पढ़ ली कि इन स्थितियों में संतुष्ट होने के बाद पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा। बहुत क्लीन और क्लिस्टर शब्दावली यूज किया है बैरक्स ने, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में बात करें, भाई इन स्थितियों में तुम अरेस्ट कर लेंगे तुमको, इसके पीछे हमारे वजह है। और आखिरी शर्त क्या बता रहा है कि अगर आपको गिरफ्तार कर भी लिया जाता है तो इसलिए कर लिया जा रहा है कि आपकी प्रेजेंस कोर्ट में आवश्यक है, जब भी रिक्वायर होती है यू कैन नॉट बी इंश्योर्ड। क्योंकि अगर आपको हम गिरफ्तार नहीं करेंगे और कोर्ट में आपकी जब आवश्यकता पड़ेगी तो आपकी उपस्थिति हम कोर्ट में इंश्योर नहीं कर पाएंगे, दर्ज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पता नहीं आप कहाँ मिले ना मिले, भाग जाएं, आपको ढूंढें और कोर्ट हमको चिल्लाएगी तुम अक्यूज को हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि जस्टिस को कोर्ट के रास्ते तक ले जाना पुलिस एक ब्रिज का काम करती है, कोर्ट अपने आप में अक्यूज को ढूंढती नहीं है। ये स्टेट पुलिस का काम है कि जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है उस व्यक्ति को कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचाना, ताकि ट्रायल हो सके और उस व्यक्ति को उस क्राइम के लिए गिल्टी या ना गिल्टी ठहराया जा सके, क्योंकि ट्रायल के बाद ही बात तय होती है कोई व्यक्ति गिल्टी है कि नहीं है। गिल्टी होगा तो कन्विक्ट होगा और गिल्टी नहीं होगा तो बाइज्जत बरी होगा, अक्यूट होगा। ठीक है, तो आखिरी जो बात कर रहा है सब क्लास 1 की क्लॉज बी के कंडीशन में, ये आखिरी बात, ये पांचवी बात कह रहा है कि कोई व्यक्ति को इसलिए भी अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि उसकी उपस्थिति कोर्ट में कराई जा सके, और बिना अक्यूज की उपस्थिति की ट्रायल कैसे चलेगा, बहुत ज़्यादा जरूरत उसकी पड़ सकती है। और ऐसा करने के लिए कह रहा है पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज अरेस्ट इन राइटिंग। इस प्रकार का कोई अरेस्ट पुलिस ऑफिसर करता है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा राइटिंग में, क्या कारण, रीजन, कि हमने इसको किस लिए अरेस्ट किया है। और यहाँ पे शैल वर्ड है तो पुलिस के पास कोई पावर नहीं है इसको ना करने की। शैल है तो मतलब करना ही करना है, क्या करना है, रीजन रिकॉर्ड करना है, किस बात का, कि हमने इसको क्यों अरेस्ट किया है। ये सब क्लॉज के पांचवी बात में कह दिया। तो टोटल हाउ मेनी कंडीशन सेटिस्फाइड आर द पुलिस ऑफिसर टू अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिटेड द कॉग्निजेबल ऑफेंस, देयर आर 5। याद रखना है कितने, 5। देयर आर 5 कंडीशन फॉर अ पुलिस ऑफिसर to arrest any person who committed the cognizable crime, whether information received, whether complaint made, या whether suspicion exists. These are the 3 words we studied in the first line. कि 3 ही तरीके हैं जिसके माध्यम से किसी अपराध होने की पता एक पुलिस ऑफिसर को चलता है।
और जब पुलिस ऑफिसर को पता चल गया तो उसको विश्वास लेना पड़ता है। विश्वास हमने कहाँ पढ़ा, इसके 2 क्लास में पढ़ा, सेकेंड में, कि उसको जब ये विश्वास हो जाता है, वो संतुष्ट हो जाता है, रीजन टू बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई अब इस व्यक्ति को अरेस्ट करने के हमारे पास पर्याप्त रीजन है। तो ये 5 रीजन हमने अभी पढ़े कि 5 रीजन ऐसे हैं जो किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए पर्याप्त होते हैं। और लास्ट में कह दिया कि इस कंडीशन में कोई व्यक्ति किसी को अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कर रहा है तो ये मस्ट है कि वो उसके व्यक्ति के अरेस्ट होने का रीजन राइटिंग लिखित में लिखेगा कि हमने इस व्यक्ति को इसलिए अरेस्ट किया क्योंकि इसकी कोर्ट में उपस्थिति अनिवार्य है फॉर द पर्पज ऑफ ट्रायल। क्लियर हो गया। तो ये 5 प्रकार की कंडीशन बताया किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए। साथ में प्रोविजो भी दे रहा है। प्रोविजो क्या दे रहा है, दैट अ पर्सन, दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल in all cases where the arrest of a person is not required under the provisions of this subsection record the reason in writing for not making the arrest। 2 बात कर रहा है क्लियरली कि पुलिस ऑफिसर अगर सेल इन ऑल केसेस, सभी मामलों में, वेयर द, सभी मामले मतलब जितने 5 मामले बताए गए यूपर इस सब सेक्शन में, सभी मामलों मतलब ये कि सभी मामलों में जो 5 हमने आपसे डिस्कस किया वहां पे के लिए सेल यूज कर रहा है। किसके लिए ड्यूटी होगी, हम ड्यूटी राइट का कॉन्सेप्ट पढ़ के आए, ये ऑफिसर की ड्यूटी होगी कि सभी केसेस में जहां पे अरेस्ट नहीं है, जरूरत है, नॉट रिक्वायर्ड, वेयर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस सब सेक्शन रिकॉर्ड द रीजन इन राइटिंग फॉर नॉट मेकिंग द अरेस्ट। पुलिस के ऊपर एप्लीकेशन थेप दिया प्रोविजन में कि जिस व्यक्ति को आपको लगता है कि अरेस्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, उस व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उसका आप रीजन शैल रिकॉर्ड करेंगे, नॉट मे, इट मस्ट। इट मीन्स कि आज के बाद आप थाने जाइए, आप मान लो विक्टिम हो, किसी व्यक्ति की सूचना मिली कॉग्निजेबल ऑफेंस की और पुलिस ने उसको अरेस्ट नहीं किया, सूचना मिली, जो कि हम ये पढ़ चुके अभी कि भाई 3 ही मामले होंगे, या तो उसको कंप्लेंट की सूचना मिलेगी, या तो उसको सूचना मिलेगी, या तो उसको संदेह होगा, और ऐसी कंडीशन में किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं करता है, क्योंकि ये 5 कंडीशन उस फुलफिल नहीं पाता है, तो ना करने का भी उसको रीजन लिखित में लिखना पड़ेगा कि हमने किस वजह से उस व्यक्ति को किसी भी केसेस में गिरफ्तार नहीं किया। 1 2 3 4 5 इन मामलों में इस व्यक्ति को हमने गिरफ्तार नहीं किया, उसका रीजन इसको लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि हम उसका अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। क्लियर। लायबिलिटी तय की जा रही है कि आप हवा में नहीं भाग सकते हैं। आप अरेस्ट कर रहे हैं तब भी रीजन दिखाएंगे, आप अरेस्ट नहीं कर रहे हैं तब भी आप रीजन दिखाएंगे कॉग्निजेबल ऑफेंस में। ठीक है ना, एकदम फिक्स कर दिया। तो दिस इज द प्रोविजो ऑफ द सबसेक्शन। अब हम लोग आते हैं सी। अब सी कहाँ से आ गया, आप लोगों को इसमें बड़ी कन्फ्यूजन भी आएगी, बैरक लेके बैठे होंगे, मुझे पता है, बैरक में देखते रहिए। कन्फ्यूजन ये आ गई कि अभी आप ABCDE तक पढ़ के आए, फिर कह रहे सी कहाँ से आ गया, तो फिर से पीछे एक बार आपको हम फ्लैशबैक में जाते हैं। 35 का हमने पढ़ा 1 में हमने 1 के भी हमने क्लॉज पढ़े AB, और क्या पढ़ा AB, फिर हमने B यानी AB पढ़ा, फिर B के भी सब क्लॉज हैं। B के सब क्लॉज क्या हैं 1 और 2। अब B के सब क्लास 1 और 2 पढ़ा, फिर B के सब क्लास 2 में भी सब क्लास हैं। 2 में कितने सब क्लास थे ABCDE। इसका मतलब है अभी हम रुके कहां थे 1 2 3 पढ़ रहे थे हम, 1 में A भी पढ़ा था, इसका मतलब हमारा C बचा हुआ था। तो अभी तक हम जहां तक ठहरे थे B के ही अंदर टहल रहे थे, जितनी B की शर्तें थी। अब इसका मतलब है B के बाद 1 का सब क्लॉज क्या आना चाहिए, ऑर्डर का बनेगा C बनेगा। तो चलिए C में चलते हैं, ये हो गया आपका C। तो ये जो C है वो क्या है 35 का सब क्लास 1 का C है। AB अभी तक हमने खत्म किया। B के अंदर बहुत सारे सब क्लॉज थे, A
फर्स्ट सेकेंड द, फिर सेकेंड के अंदर ए टू लेकर 5 कंडीशन जो हमने पढ़ी वो सब क्लॉज 1 के बी क्लॉज में पढ़ी हमने। अब जिसमें क्या बात कर रहा था, सारे कंडीशन आरएस की बात कर रहा था। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो सी है। सी क्या कह रहा है कि अगेंस्ट, अब आरएस की बात चल रही है, विदाउट वारंट, against whom credible information has been received that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may extend to more than 7 years whether, 2 टर्म बात कर दिया। पहले वाले क्लॉज में बी में किया था कि ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे जिसके ऊपर 7 या 7 साल से कम का ऑफेंस की इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, ऐसे व्यक्ति को हम अरेस्ट करेंगे। सी में कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति को हम अरेस्ट करेंगे जिसके खिलाफ कोई सूचना रिसीव हुई है, इंफॉर्मेशन, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय सूचना रिसीव हुई है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, वो भी पनिशबल कितना होना चाहिए, टर्म विच मे एक्सटेंड मोर देन 7 ईयर्स, जो 7 साल से अधिक होगी, वेदर विद और विदाउट फाइन, with death sentence, and the police officer has reason to believe on the basis of the information that such person has committed the said offense। कहने का मतलब है, इस कोई हमसे ये पूछे कि किस सेक्शन में पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को बिना वारंट ऑर्डर के अधिकार है करने का, अगर वो 7 साल से लेके डेथ कैपिटल के बीच तक का पनिशमेंट किया हो, अपराध किया हो जिसकी सजा 7 साल से अधिक हो और मैक्सिमम क्या हो, डेथ कैपिटल हो, तो उसका आंसर क्या होगा, 35 का सब क्लॉज 1 का सब क्लॉज सी में ये बात पुलिस को एम्पावर कर रही है कि ये व्यक्ति अगर किसी पुलिस ऑफिसर को कोई रीजनेबल सूचना प्राप्त हुई है, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में प्राप्त हुई है कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस 7 साल से अधिक या तो डेथ कैपिटल से पनिशबल है, विद फाइन है, विदाउट फाइन है, ऐसे व्यक्ति को भी पुलिस ऑफिसर रीजन टू बिलीव करते हुए कि वो बेसिस है इंफॉर्मेशन का कि उस पर्सन ने ऐसा क्राइम किया है, उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। रीजन टू बिलीव का भी कॉन्सेप्ट है, 7 ईयर्स टू डेथ कैपिटल का कॉन्सेप्ट है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हुई हो और क्या हो, कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तब ऐसी कंडीशन में पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। डी क्या कह रहा है, हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर अंडर दिस संहिता और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। डी में कह रहा है कोई व्यक्ति को तब भी अरेस्ट किया जा सकता है बिना वारंट और ऑर्डर के कि या तो इस संहिता के अंदर वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हो। प्रोक्लेमरेशन थ्योरी हम लोग प्रोसीजर में ही पढ़ते हैं कि कोर्ट ने प्रोक्लेम कर दिया हो कि भाई ऑब्सकॉन्डेड ऑफेंडर है या कोर्ट में इसकी प्रेजेंस अनिवार्य नहीं हो पा रही है, तो ऐसे व्यक्ति को भी बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है कि या तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर हो कि ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उद्घोषित या घोषित अपराधी है, इस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाए जहां भी पाया जाए, तो पुलिस ऑफिसर आर एम्पावर्ड टू अरेस्ट दैट पर्सन हु इज प्रोक्लेम्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द कोर्ट और बाय द संहिता, संहिता इक्वल कोर्ट। ई क्या कह रहा है, इन हुज पोजीशन एनीथिंग इज फाउंड, कोई चीज पाया जा रहा है विच इज मे रीजनेबल बाय suspected to be stolen property and who may reasonably be suspected of having committed an offense with reference to such things। ई में बात कर रहा है कि ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया सकता है जिसके पास कब्जे में कोई चोरी की संपत्ति मिले, फाउंड रीजनेबल सस्पेक्टेड टू स्टोलन प्रॉपर्टी, ऐसा शंका हो कि उसके पास कोई चोरी की संपत्ति रिसीव हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को भी हम अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कैसे व्यक्ति को नहीं गिरफ्तार किया सकता है, क्योंकि जब आप चोरी की बात करेंगे, चोरी बेलेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे बिना अरेस्ट वारंट तो होता नहीं, लेकिन यहाँ चोरी की बात नहीं कर रहा है, बल्कि किसी व्यक्ति के पास चोरी का वस्तु या सामान होने का संदेह मात्र हो, तो पुलिस डी क्लॉज में इंपावर हो रही है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए मे बड़ी विजक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे डिस्कशन पावर पुलिस के पास होती है कि उसको संदेह हो रहा है कि उस व्यक्ति के पास स्टोलन प्रॉपर्टी है और
जिसके ऊपर रिजनेबल संदेह किया जा सकता है कि उसने कोई क्राइम किया है इस रेफरेंस में। चोरी की संपत्ति उसके पास है तो यह हो सकता है उसने चोरी खुद की हो या कोई चोरी का में वो इन्वॉल्वमेंट उसकी हो। तो ऐसे मामलों में ही पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। क्लियर। उसके बाद आपका एफ आता है। एफ में कहता है कि हु obstructs a police officer while in execution of his duty or who has escaped or attempts to escape from lawful custody। एफ क्लियरली बात कर रहा है। पुलिस ऑफिसर का अक्सर आप डायलॉग सुनते होंगे। क्या सुनते हैं कि पुलिस की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यही वर्ड यूज कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्ट। कोई व्यक्ति पुलिस लॉफुली कोई काम कर रही है उसको रोकता है, उसके काम को अवरुद्ध करता है ऑन ड्यूटी, तब भी पुलिस ऑफिसर और वो अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा हो तब वो गिरफ्तार उस व्यक्ति कर सकता। कोई ऑफेंस नहीं किया है बस, बल्कि वो किसी एक लॉफुल अथॉरिटी को कोई लॉफुल ड्यूटी डिस्चार्ज करने से रोक रहा है, इस बात मात्र से वो गिरफ्तार कर सकता है। पुलिस ऑफिसर के लिए ये पॉजिटिव टूल है ताकि अपनी ड्यूटी एग्जीक्यूट कर सके, और कभी कभी इसका मिसयूज भी होता है। और अक्सर आप धमकियां सुनते हैं कि मेरे पास आपको गिरफ्तार करने के मैं 2 मिनट में रीजन पैदा कर दूंगा कि पुलिस वाले आपने मेरे ऊपर थप्पड़ मारा है पब्लिक सर्वेंट को, या आप मेरे काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। झूठ है, आप नहीं भी उत्पन्न करें तो कह देगा उत्पन्न करें तो आप क्या ही कर लोगे, उसमें तो आपको अरेस्ट कर ही लेगा। ये पावर उसको कहाँ से मिल रही है? जो ये पुलिस वाले फील्ड में डायलॉग मारते हैं लंबा चौड़ा, और जो पब्लिक के डर का कारण भी है, जो आज भी पब्लिक अंग्रेजी मानसिकता पुलिस से डरती भी है, तो कारण यही है। और इसको दोनों पहलू हैं, हम नहीं कह रहे हैं कि डरना ही सिर्फ वजह है, दोनों पहलू कर ऐसी पावर नहीं होगा तो बहुत सारे लोग होंगे जो पुलिस को रिस्पेक्ट ही नहीं होगी। कोई लॉफुल काम करने गया है, लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि उनको पता है कि इसको अरेस्ट करने की पावर है नहीं, तो कोई भी मनमाना करेगा तो लॉ अफेक्ट हो जाएगा। तो मतलब इस डर से हम इसको नहीं हटा सकते कि पुलिस इसका मिसयूज करेगी। ठीक है, मिसयूज करना उसके हाथ में है, वो कर सकती है, लेकिन इसके फायदे भी हैं कि वो किसी काम को एग्जीक्यूट कर रही है तो कोई रोक नहीं सकता है, कोई माफिया हो, कोई गुंडा हो, कुछ भी हो, अगर रोकेगा तो उसके पास एम्पावर है कि वो व्यक्ति को अरेस्ट कर लेगा, क्योंकि आप मेरी ड्यूटी डिस्चार्ज में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं, आप मुझे ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। सो आई एम obtaining my power by the section of 35 of the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सब क्लॉज एफ। कोई मान लो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे फील्ड में, भाई पुलिस ऑफिसर आपको ये पावर कहाँ से मिली है कि आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस कहेगा आप मेरे काम में बाधा डाल रहे हैं, मेरी ड्यूटी डिस्चार्ज नहीं होने दे रहे हैं। तो वो कहेगा भाई आपको ऐसी पावर कहाँ मिली कि आपको कोई ड्यूटी से रोकेगा तो आप अरेस्ट कर लेंगे? तो सीधा बोलेगा भैया सेक्शन 35 का सब क्लॉज एफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में हमको पावर दी जा रही है कि कोई मेरे काम में बाधा पहुंचाता है तो मैं उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता हूं। यहाँ मैटर ही नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। क्लियर है? इसमें न तो हमको ऑर्डर में मजिस्ट्रेट का वेट करना है, न तो वारंट का वेट करना है। मैं तुम्हारा अरेस्ट कर लूंगा। तो पहला ड्यूटी एग्जीक्यूट कर रहा है। दूसरे केस में क्या हो सकता है कि कोई व्यक्ति भाग रहा है या भागने का प्रयास कर रहा है फ्रॉम लॉफुल कस्टडी। अगर वो कोई व्यक्ति को लॉफुल कस्टडी में लिया गया है, वो भागने का प्रयास कर रहा है या भाग रहा है, तब भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। कस्टडी और अरेस्ट दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। कस्टडी मीन्स नॉट अरेस्ट। क्लियर? ये बहुत बारीक अंतर जो आज अभी कॉमन या लोग या नहीं समझते होंगे। पुलिस ऑफिसर किसी को कस्टडी में लेती है तो इसका मतलब नहीं कि वो अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट इज अ प्योर फॉर्मल प्रोसीजर। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है तो हमको फॉर्मल प्रोसीजर मेंटेन करना पड़ता है, कस्टडी में नहीं करना पड़ता है। कस्टडी इज द फर्स्ट एलिमेंट बिफोर द अरेस्ट, इतना ही अंतर है। कस्टडी पहला एलिमेंट है अरेस्ट का। कस्टडी में लेना कोई मतलब नहीं कोई व्यक्ति अरेस्ट हो गया। कस्टडी मतलब डिटेंशन भी हो सकता है फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन या प्रिवेंटिव एक्शन टू नॉट कमिट एनी फर्दर ऑफेंसेस, या इन्वेस्टिगेशन पर्पज से। तो ये अंतर है। हम कस्टडी में किसी को लेके आ रहे थे पूछताछ करने के लिए, हमने उसको अरेस्ट नहीं किया था और वो कस्टडी में ही भागने का प्रयास कर रहा है, तब ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। इस बात ये शंका पैदा कर देता है कि जब व्यक्ति कोई कस्टडी में भाग रहा है, इट मीन्स इसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, अरेस्ट कर लिया उसने इस व्यक्ति को। क्लियर?
तो ये बिल्कुल पावर दे दिया। आप देखते हो पुलिस ऑफिसर, न्यूज आती रहती है कि कस्टडी में भाग गया, पेशी पे लेके गए थे भाग गया, एस्केप कर गया। एस्केप मतलब भागना होता है। आइए जी देखते हैं। जी क्या कह रहा है? हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग अ डिसर्टर ऑफ एनी ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। किसी को विश्वास हो जाता है पुलिस ऑफिसर को, आप अक्सर ये घटना सुनते होंगे कि आर्मी वालों के लिए अलग से लॉ होता है, पढ़ते होंगे ना, ये आर्मी वालों के लिए अलग से लॉ होता है। जब वो ड्यूटी पे होते हैं तो पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है, ठीक है, नहीं कर सकती मतलब है कि उनका अपना आर्मी एक्ट होता है, उनका अपना लॉ होता है, उनका अपना रूल होता है। लेकिन जब आर्मी का व्यक्ति कोई भगोड़ा घोषित हो, डिसर्टर मतलब क्या होता है? भगोड़ा जिसको हम बोलते हैं, और इस बात का पुलिस को संदेह हो युक्ति कि कोई व्यक्ति आर्म फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के यूनियन बड़ी यूज हुआ है और वो भगोड़ा है, तो भी उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। वो क्या हो? भगोड़ा टाइप में हो, और ये रीजनेबल विश्वास हो जाए पुलिस ऑफिसर्स को, तब उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। किस क्लॉज में? सेक्शन जी में। प्रीलिम्स क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे कि कहाँ पे प्रोविजन दिया गया है किसी आर्म फोर्सेस जुड़ी व्यक्ति को जो इस बात का विश्वास हो, रीजनेबल युक्ति संदेह हो कि वो भगोड़ा है तो गिरफ्तार किया जाएगा। तो वो आपका सेक्शन कौन सा है? 35 का सब क्लॉज जी है, जिसके तहत आर्म फोर्सेस की बात की गई है, जो कि भगोड़ा घोषित हो और उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। क्लियर? फाइन। अब आते हैं एच पे। व्हेन एच क्या कह रहा है? हु हैज बीन कंसर्न इन और अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made और credible information has been received। ये आप तब इतनी बार पढ़ चुके हो कि याद हो जाएगा। reasonable suspicion exists of his having been concerned in any act committed at any place out of India, which if committed in India would have been punishable as of offense and for which he is under any law relating to extradition or otherwise liable to be apprehended or detained in custody in India। H बात कर रहा है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की। कोई ऑफेंस भारत के बाहर किया गया है, आउट ऑफ इंडिया वर्ड यूज हुआ है, और कह रहा है कि वो हु वर्ड यूज हुआ है जो आउट ऑफ इंडिया में किए गए क्राइम से कंसर्न करता हो, जुड़ा हुआ हो, और अगेंस्ट या किसी के खिलाफ कोई ऐसा तीनों फॉर्मेट जो हमने आपको बताई है, सूचना मिली है, संदेह है कि वो इससे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? किसी एनी एक्ट कमिटेड एट एनी प्लेस आउट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई कार्य जो किसी व्यक्ति के द्वारा आउट ऑफ इंडिया में किया गया है और ये माना जाता है कि इफ कमिटेड इन इंडिया, कि अगर ये भारत में किया गया होता तो ये इस ऑफेंस से पनिशेबल होता, तो उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। अर्थात अगर आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पढ़े हों तो भारत का कोई नागरिक अगर भारत के बाहर दुनिया में कहीं भी अपराध करता है तो माना जाता है कि वो जो अपराध दुनिया के बाहर, भारत के बाहर किया है, उस अपराध को भारत के कानून में जो सजा दी गई है उस सजा के प्रावधानों के तहत भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। क्लियर? ये बात कह रहा है 35 का सेक्शन एच कह रहा है कि कोई भारतीय व्यक्ति है, वो किसी ऐसे ऑफेंस एक्ट से जुड़ी हुई है जिसकी सूचना पुलिस ऑफिसर को मिलती है या उसको संदेह इस बात का होता है कि इस व्यक्ति ने आउट ऑफ इंडिया कोई क्राइम किया है जो भारत में हो सकता है जिस देश में किया वहां पनिशेबल ना हो, लेकिन भारत में वो चीज़ पनिशेबल है, तो आप बच नहीं सकते हैं। जैसे अडल्ट्री इंडिया में
उसका इम्पैक्ट है। यूके में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, नॉट लेजिस्लेटेड, नॉट पनिशबल, नो क्राइम। लेकिन आप अडल्ट्री वहाँ करते हो और इंडियन सिटीजन हो तो आपकी लायबिलिटी इंडियन बन जाएगी, आपकी पत्नी आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है अडल्ट्री के लिए। तो ऐसे बहुत सारे, ये बहुत बेसिक सिद्धांत है। आप भारत देश के नागरिक हैं, भारत देश को छोड़कर दुनिया में आप कहीं भी जाते हैं, कोई एक्ट ऐसा करते हैं कि वो एक्ट उस देश में क्राइम नहीं है, लेकिन भारत के कानून में क्राइम है, और ऐसी सूचना पुलिस को प्राप्त होती है या संदेह होता है तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। आप ऐसे देश पहुंच जाएं जहां पे कोई ऐसा कानून है जो कि वहां पे अपराध नहीं है, लेकिन इंडिया में अपराध है, तो आपको इंडियन पुलिस अरेस्ट कर लेगी। यही इतनी पावर की बात कर रहा है, इतने ही पावर को एम्पावर करने की बात ये कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। सेक्शन एक बार हम गुजर रहे हैं, उसके बाद इसको हम कंक्लूड करेंगे आपके फॉर्म में। अब जाके हम पहुंचे हैं क्लियरली सब क्लास 2। सब क्लास 1 की हिस्ट्री ये थी। 1 में ए बी बांटा गया, ए बी में यहां तक कहानी चली। अब ये बात कर रहा है किसकी? सब क्लास स्पेशली 2 की। 1 तक में सारे कंडीशन बता दिए, पुलिस ऑफिसर कब किसको किन परिस्थितियों में गिरफ्तार करेगी, सारी चीजें बता दी उसने। वो सारी गिरफ्तारी की बात किस चीज में चल रही थी? विदाउट वारंट और विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। पुलिस हैज कंप्लीट पावर। जो पिछले सेक्शन हमने पढ़े, तब पुलिस इज द बॉस। बॉस मतलब बॉस, वैसे ही बॉस अपने आप को समझते ही हैं वो। और क्यों समझते हैं उसका रीजन हमने आपको बताया कि अभी तक जो सब क्लास 1 तक हमने पूरी हिस्ट्री पढ़ी सेक्शन 35 की, वो पुलिस को बॉस बना रही है। सस्पिशन वाला जो टर्म हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, ये पुलिस को बिल्कुल बॉस बना देती है। चूंकि अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि पुलिस ऑफिसर को इस बात के लिए लायबल ठहराया जा सके आपके पास संदेह कैसे था। इसीलिए पुलिस वाले धमकी देते हैं कि हम चाहेंगे तो आपको 2 मिनट में आपको ठंडा कर देंगे। इसी सब पावर के दम पे कहते हैं। हमारे पास 52 तरीके हैं आपको रोकने के लिए, डिटेन करने के लिए। आप कुछ नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बात यूनिवर्सल ट्रूथ है इस बात का। अगर आप अप्रोचिव नहीं है तो अपने सस्पेक्टेड इंफॉर्मेशन के बेस पे आपके साथ डिटेंशन वो इंश्योर कर सकते हैं, कस्टडी इंश्योर कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यही पुलिस की एम्पावर है। एक ही सेक्शन इनको इतना एम्पावर कर देता है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा क्लॉज कह रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन 39 नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received or reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under a warrant or order of magistrate। उसके अलावा भी कह रहे हैं कि no person concerned in non cognizable offense or against whom a complaint has been placed। तो अब आएगी बात नेक्स्ट प्रोविजन को जोड़ने की कि नेक्स्ट प्रोविजन में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, पुलिस को कैसे एम्पावर है। क्योंकि 35 पूरा होल सेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? ये बात कर रहा है कि ऐसे ऑफेंसेस में जो कि बिना वारंट और ऑर्डर के गिरफ्तार किए जा सकते हैं, ये स्पेशली बात कर रहा है। ठीक है, अब ये बात कर रहा है जिसका मतलब है कि पुलिस आर एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन, कि आप इस सेक्शन के तहत आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है या किया जा सकता है। यही मैकेनिज्म तो पूरे अरेस्ट लॉ में बता रहा है। ठीक है, अब 39 की यहाँ पे कोटेशन किया है, कह रहा है कि भाई 39 में आप, अब 39 आपको पता होना चाहिए कि बात कर रहा है जब कोई व्यक्ति अपना नाम और एड्रेस नहीं बताता है। पुलिस को किसी बात पे, किसी व्यक्ति पे शंका होता है कि या तो ये अपराध करने वाला है या तो किया है, और उससे नाम और पता पूछता है और अपना नाम पता बताने से रिफ्यूज करता है, तो पुलिस के पास आधार बनता है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट कर ले, कस्टडी में ले ले। तो वही कह रहा सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39
नो पर्सन कंसर्न इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस और अगेंस्ट whom a complaint has been made or credible information has been received, reasonable suspicion exists of his having so concerned shall be arrested except under warrant or a order of magistrate. क्लियर बात कर रहा है. On the refusal of this, the police may arrest without a order and a warrant of the magistrate for any person. किसी व्यक्ति को ऐसे कंडीशन में वो बिना वारंट के और बिना किसी ऑर्डर के वो व्यक्ति किसी को अरेस्ट कर सकता है. सो आज की यात्रा हम लोग यहीं समाप्त करेंगे. सब क्लास 2 तक हमने 35 की जर्नी पूरी की और यहाँ तक ये समझने की कोशिश की पुलिस को किन किन परिस्थितियों में, किन किन स्थितियों में किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट या किसी ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट के गिरफ्तारी करने की पावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दी गई है. और ये भी समझने की कोशिश की कि किन किन कंडीशंस में पुलिस को ये बात रिटन में लिखनी भी पड़ती है, किस स्थिति में हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट नहीं कर रहे हैं या किस व्यक्तित्व को किस स्थिति में हम अरेस्ट कर रहे हैं. तो ये एक इम्पावरमेंट टूल लेजिस्लेटर द्वारा दिया गया है कि पुलिस की अकाउंटेबिलिटी और फेयरनेस तय की जा सके कि आप अरेस्ट करिए या ना करिए, दोनों स्थिति में आप शैल वर्ड यूज किया गया है. आवश्यक है कि आप रीजन इस बात को लिखेंगे कि किस कंडीशन या किस सेटिस्फैक्शन के बेस पे आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उसका रीजन लिख दीजिए. और आपने नहीं किया है तो भी रीजन लिख दीजिए कि आपने उस व्यक्ति को अरेस्ट क्यों नहीं किया है. तो आज के लिए बस इतना. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इस सेक्शन को कवर करते हैं विद द केस स्टडी विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द philosophy of the arrest of law under भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. थैंक यू.